हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो थंबनेल को देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाला हूं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों के साथ थोड़ा सा बात करना चाहता हूं, थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में इवन मुझे भी बहुत सारे डीएम्स आए आप लोगों की तरफ से। पार्ट वन एंड पार्ट टू दोनों तरफ से ही कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है एक चीज़ को लेकर कि एग्ज़ाम का डेट कब है, एग्ज़ाम कब, मतलब इसका रूटीन दिया जाएगा, कब कहाँ पे, मतलब जो सेंटर अलॉट किया गया है अभी रिसेंटली आप लोग देख सकते हैं 16 तारीख को, और आज 18 तारीख है। आज भी एक नोटिस अपलोड किया गया है। तो इस नोटिस में कहीं पे भी तो हम लोगों का कुछ भी सेंटर वगैरह है नहीं। तो हम लोगों का सेंटर जो है वो अलॉटमेंट का जो नोटिस है, फाइनल नोटिस कब तक आएगा। तो देखिए अभी आप लोग देख सकते हैं नोटिस में बिलिस का जो मतलब है, पीजी जो मतलब जो बिलिस है, मतलब बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो सब्जेक्ट है उसका जो एग्ज़ाम है, एंड पीजी का एक दो जगह पे आप लोग देख सकते हैं सेंटर अलॉटमेंट हुआ है। मगर अभी भी ये जो नोटिस है 4 पेज का है, और ये जो नोटिस है अभी भी इनकम्प्लीट है, पूरा नोटिस नहीं है। आप लोगों का जो पीजी डिपार्टमेंट का जो नोटिस है, जैसे कि बंगाली हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, इंग्लिश हो गया, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, जर्नलिज्म हो गया। तो ये सारे मतलब सब्जेक्ट का एक मतलब फाइनल लिस्ट अभी वेबसाइट में आप लोगों को मिलेगा। कब मिलेगा? कल परसों तक शायद मिल सकता है नोटिस, शायद कल परसों तक वो दे सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, वेबसाइट को फॉलो करते रहना। बाकी मैं तो हूँ ही, मैं अपडेट करता रहूँगा आप लोगों को, डोंट वरी, इस बारे में आप लोगों को सोचना नहीं है। और ये हो गया एक चीज़। दूसरी जो बात है और एक मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, एग्ज़ाम, बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कि पार्ट टू पहले आएगा या फिर पार्ट टू, मतलब पार्ट वन पहले एग्ज़ाम होगा। तो हमेशा से पार्ट वन पहले होता है, पार्ट टू बाद में होता है। तो इस बार भी पार्ट वन पहले होगा, पार्ट टू बाद में होगा, पार्ट वन एंड पार्ट टू ऐसे करके ही होगा, ऐसी सीक्वेंस में होगा। जिन लोगों का एनसी आया था पिछला साल पार्ट वन में, तो वो लोग इस बार पार्ट वन के एग्ज़ाम को देकर पार्ट टू के भी एग्ज़ाम कंप्लीट कर सकते हैं। और सेम डेट में एग्ज़ाम नहीं होता पार्ट वन एंड पार्ट टू, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि एनसी रहता है बहुत लोगों का, तो एनसी को कंप्लीट भी तो करना पड़ता है हर पेपर को। तो ये भी सोचिए, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस है, ये सबको आई थिंक पता होगा। आप लोगों में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो मैंने ये कंफ्यूजन क्लियर कर दिया, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है कि मतलब एग्ज़ाम जो है क्या वो सिर्फ वीकेंड में ही हो सकता है या फिर वीकेंड को छोड़ के किसी और भी मतलब दिन में हो सकता है। तो देखो अभी मुझसे पूछोगे तो मैं एक ही बात आप लोगों को बताऊंगा कि एग्ज़ाम दूसरे दिन भी कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। इसका एक वजह ये है कि सेशन बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। पिछला साल का अगर आप लोग देखोगे तो अप्रैल तक पूरा एग्ज़ाम जो है पार्ट वन पार्ट टू सब एग्ज़ाम को कंप्लीट कर दिया गया था। मगर इस साल ऐसा है कि मतलब जुलाई हो चुका है, अगस्त से एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। मैं मुझे जितना समझ में आ रहा है अगस्त से फर्स्ट वीक, या फिर फर्स्ट वीक नहीं हो सकता, फर्स्ट वीक के बाद सेकेंड वीक से ही शायद एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो अभी सेशन आप लोगों का लेट है, तो उसकी बेसिस में मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम जो है वो अदर डेज में भी रखा जा सकता है। शायद थर्सडे हो या फिर फ्राइडे हो या फिर कोई एक दूसरा दिन भी हो, ठीक है। तो वो जो वीकेंड्स है, वीकेंड्स को छोड़ के भी और भी दिन रखे जा सकते हैं। ये मेरा अजम्पशन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑफिशियल नोटिस है। वेट फॉर ऑफिशियल नोटिस, अभी तक ऑफिशियल नोटिस आया नहीं है। रूटीन आप लोगों को बहुत बाद में दिया जाएगा, शायद इस महीने का लास्ट तरफ रूटीन पब्लिश कर दिया जाए वेबसाइट में, ठीक है। तो अभी कुछ दिन बाद मतलब कल परसों तक आप लोगों का जो मतलब पार्ट वन पार्ट टू जितने भी हैं कैंडिडेट्स, पीजी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सबका सिटी या फिर सेंटर अलॉटमेंट होगा। तो वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, वेबसाइट में आप लोगों को मिल जाएगा। अदरवाइज टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप लोग हो ही, तो उसमें आप लोग
वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। ये आप लोगों का कन्फ्यूजन था, एक मैंने दूर कर दिया, दोनों कन्फ्यूजन था मैंने दूर कर दिया, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को कोई तकलीफ या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी अभी इस वीडियो को, ये जो मैंने बताया इसको सुनने के बाद। प्रॉब्लम होता है मैं समझता हूँ, क्योंकि पार्ट वन के बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी उतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, वो नए हैं, तो उनको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं समझ रहा हूँ सब कुछ। कोई बात नहीं है, ये ऐसा कंफ्यूजन होता है, बहुत लोगों को ही हुआ है, प्रीवियस बैच में भी हुआ था, इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों का पहले मैं बता दे रहा हूँ। अभी चलो वीडियो को मतलब स्टार्ट करते हैं, मेन जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये पूरा मतलब एक मतलब मॉड्यूल्स है। पार्ट वन का मतलब पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, पेपर फोर, ठीक है, टोटल मॉड्यूल्स आप लोग देख सकते हो। पेपर वन में बोलूँ तो पोएट्री का पेपर है, पेपर टू बोलूँ तो वो लैंग्वेज का पेपर है, पेपर थ्री बोलूँ तो ड्रामा का पेपर है, पेपर फोर बोलूँ तो आप लोगों का ब्रिटिश नोवेल है, राइट। तो कौन से चीजों को आप लोगों को पढ़ना है, देखो पोएट्री सेक्शन में मैं यही बोलूंगा, छोड़ना क्यों है आप लोगों को। कोई भी एक पोएट्री पोएट्री सेक्शन बहुत लेंदी है, आई कैन अंडरस्टैंड, पेपर वन बहुत लेंदी है, बट आप लोगों को कोई भी टॉपिक छोड़ना क्यों है। मतलब ये बात समझो कि पोएट्रीज पढ़ने में आसानी होती है, ये कोई नोवेल नहीं है कि आप लोग मतलब घंटों पढ़ो। पोएट्रीज को आप लोग एक बार पढ़ लोगे, स्टैंजास को समझ लोगे, ठीक है। आप लोग ग्रेजुएशन में भी तो पोएट्रीज पढ़े थे ना, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आई थिंक, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ पोएट्रीज जैसे बहुत लेंदी होता है, जैसे कि चौसर का ही हो गया, फिर मतलब टी एस एलियट का ही हो गया, ठीक है। तो कुछ कुछ, हाँ, कुछ कुछ पोएट्रीज बहुत ज़्यादा लेंदी है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इवन जॉन मिल्टन का एक पोएट्री है, जैसे पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ वो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है पढ़ने में, वो लेंदी है। मगर आप लोग जितना हो सके पोएट्रीज को कवर करके चलो और थीम को याद रखो, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। और एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर इस साल शायद क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी आए, तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा और उसी के हिसाब से आप लोगों को प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो करें। जो लोग मेरे बैच में जुड़े हुए हैं, मैं ऑलरेडी एक मतलब पार्ट वन के बैच में पढ़ा रहा हूँ, तो उनको नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किया। तो जितने लोगों को मैं नोट्स जो भी दे रहा हूँ, आप में से जितने भी है उस ग्रुप में, तो वहाँ पे जो भी टॉपिक्स है इम्पोर्टेंट, मैं वहाँ पे तो भेज ही दे रहा हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन जो इम्पोर्टेंट है मैं वहाँ पे बता ही दे रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें आप लोग फॉलो कीजिए, ठीक है। और अगर बाकी मैं अभी यहाँ पे मॉड्यूल वाइज अगर बात करूँ, तो पहले देखिए यहाँ पे जो है चौसर का प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, इसको ज़रूर पढ़िए। ये सिर्फ आप लोगों का जो पीजी एग्ज़ाम है इसके रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि पीजी एग्ज़ाम में ही सिर्फ ये काम आए, ठीक है। ये बाकी आप लोगों का मतलब आगे जाकर आप लोग अगर मान लीजिए यूजीसी नेट देते हैं, उसमें भी ये काम आएगा, ठीक है। क्योंकि चौसर से क्वेश्चन आता ही है, चौसर से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। कैंटरबरी टेल्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, चौसर बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इंग्लिश लिटरेचर में उनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मतलब कहा जाता है, पोइट्री मतलब फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चौसर को मत छोड़िए, प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स इसको ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल वन में। और शेक्सपियर और स्पेंसर, ये दोनों में कौन सा इंपॉर्टेंट है, देखो डब्ल्यू एच एंड डार्क लेडी, डब्ल्यू एच एंड डार्क लेडी, ठीक है। सोनेट्स अगर पढ़ोगे तो 126 एंड 130 है ना, सोनेट्स। मुझे जितना पता है आप लोगों का जो मतलब सोनेट्स अगर मतलब 130 है, 138 है, और सोनेट्स में मैं बोलूँ तो 116 है, और सोनेट आई थिंक वन है। 50 नंबर जो 50 नंबर सोनेट जो है वो है, मतलब वन सोनेट वन जो मिस्टर डब्ल्यू एच के ऊपर है, सोनेट 50, सोनेट 116 एंड सोनेट 126, ये सारे सोनेट्स आप लोग समझ लो डब्ल्यू एच के ऊपर लिखा गया है। डार्क लेडी का सोनेट सोनेट 130 है।
तो मुझे लगता है सोनेट्स बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होता है, आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। सोनेट 138 भी है। तो कौन से सोनेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? डार्क लेडी के ऊपर जो सोनेट है, सोनेट 130, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ो। सोनेट 130, सोनेट 138, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोनेट है वो है 126। देखो मैं बता रहा हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोनेट्स है वो आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा। सोनेट 1 पढ़ लो विलियम शेक्सपियर का। सोनेट 1 to 6 पढ़ लो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे आप लोग क्वाट्रेन एंड कपलेट का थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हो, वहाँ पे मेंटेन नहीं हुआ है, पूरा ही क्वाट्रेन में लिखा गया है या फिर पूरा ही कपलेट में लिखा गया है, वो एक कंफ्यूजन भी है। तो सोनेट 1 to 6 बहुत अच्छे से पढ़ो, जहाँ पे WH को छोड़ के मिस्टर आई थिंक विलियम शेक्सपियर सर चले जाते हैं, तो वो जो बिछड़ने का एक दुख होता है उनको, उसी के बारे में है सोनेट 1 to 6, अपने दोस्त के साथ मतलब बिछड़ने का जो एक वक्त होता है। तो सोनेट 1 to 6 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सोनेट 130 इज अबाउट डार्क लेडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सोनेट है, मेरा फेवरेट भी है, तो इसको मत छोड़ो। सोनेट 1, सोनेट 130 एंड सोनेट सोनेट 1, सोनेट 116, सोनेट 1 to 6 एंड सोनेट 130। ठीक है, ये चारों सोनेट आप लोग पढ़ लो, आज ही पढ़ लो, मैं तो बोलूँगा आज ही पढ़ लो। वीडियोस भी बहुत ज़्यादा मतलब यूट्यूब में भरे पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। कोई भी टॉपिक समझ में ना आए मुझे बोलो, मैं एक अलग से सेशन रख सकता हूँ, वीडियो बना सकता हूँ, या फिर मैं आप लोगों को लिए टेलीग्राम या फिर गूगल मीट में एक सेशन रख सकता हूँ। कोई भी टॉपिक समझ में ना आए बताइए, पेपर 1 से मैं एक ही दिन में 3-4 सोनेट्स या फिर 3-4 पोएट्रीज में पढ़ा दूंगा, इसका कोई इशू नहीं है। आप लोग बस कमेंट करो, या फिर यूट्यूब जो वीडियो मैं डालूंगा उस पर, या फिर आप लोग ग्रुप में भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया विलियम शेक्सपियर। और स्पेंसर, एमोरेटी, एमोरेटी पढ़ो, ठीक है, एमोरेटी पढ़ो, एमोरेटी से क्वेश्चन आ सकता है। और फेरी क्वीन पढ़ो, फेरी क्वीन से क्वेश्चन आएगा ही। फेरी क्वीन बहुत ज़्यादा लेंदी है, मतलब पोएट्री के सेक्शन में ये एक मतलब बहुत लेंदी एक वर्क है बाय स्पेंसर, ठीक है। तो इसको ये जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कोई नोवेल या फिर कोई एक कुछ ऐसा पढ़ रहा हूँ, बहुत लेंदी है, ठीक है, बहुत ही लेंदी है फेरी क्वीन। तो फेरी क्वीन को जरूर पढ़ो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और एमोरेटी पढ़ लो। प्रोथेलेमियन, देखो प्रोथेलेमियन बेसिकली एक मैरिज बेस्ड मतलब बोलूँ तो वो एक सोनेट है, आप लोग मन करे तो आप लोग पढ़ सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है, उसको पढ़ लो। बट एमोरेटी, एमोरेटी ज़रूरी है गाइस, एमोरेटी ज़रूर पढ़ना। स्पेंसर का जो एमोरेटी सोनेट 1 है उसको ज़रूर पढ़ना, ठीक है। और फेरी क्वीन इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ में आ गया क्या छोड़ना है नहीं छोड़ना है। टाइम मिले तो सभी पढ़ लो, मगर मैं बोलूँगा यहाँ पे मॉड्यूल, तीनों मॉड्यूल में चौसर का कैंटर भी डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है। हो गया, अब मॉड्यूल 2 में चलते हैं, चलो। मेटाफिजिकल पोएट है यहाँ पे, देखिए मेटाफिजिकल पोएट है। और और एंड्रू मार्वेल का गार्डन है, जॉर्ज हर्बर्ट का द पुले है, पुले से क्वेश्चन आ चुका है। और जॉन ड्राइडेन का एप्सिलॉन एंड एचिटोफल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर पोप का एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बुनट। और मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट। तो देखो एक बात समझो, पैराडाइज लॉस्ट एंड मेटाफिजिकल पोएट, ये दोनों पढ़ के जाना, आप लोग जरूर पढ़ना। द मेटाफिजिकल पोएट और पैराडाइज लॉस्ट, मतलब यूनिट 1 और यूनिट 6, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगा आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ों को आप लोग जरूर पढ़ना, ठीक है। मेटाफिजिकल पोएट एंड मेटाफिजिकल पोएट्री और पैराडाइज लॉस्ट, ये दोनों वर्क आप लोग जरूर पढ़ना, ठीक है। ये दोनों वर्क आप लोगों का हो गया। तो आगे जाकर हम लोग बढ़ते हैं दूसरे मॉड यूनिट्स में। यहाँ पे एंड्रू मार्वल का द गार्डन है, इजी है, आप लोग पढ़ लो एक बार, बस एक बार पढ़ लोगे तो बहुत बहुत इनफ है, मतलब एक बार पढ़ लोगे, एंड्रू मार्वल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी है मैं बोलूँगा मिल्टन पढ़ो, मेटाफिजिकल पोएट्री जो है ये पढ़ो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, पहले तो ये पढ़ो आप लोग, ये ख़त्म करो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसको आप लोग मतलब मत छोड़ना। फिर जॉन ड्राइडन पढ़ो, मिल्टन के बाद जॉन ड्राइडन पढ़ो, जॉन ड्राइडन कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद आप लोग चले जाओ एंड्रू मार्वेल का, तो लास्ट में पढ़ो मेटाफिजिकल पोएट, ऐसे करके
मतलब करो। पुलिस से क्वेश्चन आने का संभावना उतना मुझे लग नहीं रहा, ठीक है। और अलेक्जेंडर पोप से भी मुझे उतना ज़्यादा संभावना लग नहीं रहा, ठीक है। मगर आप लोगों के पास अगर टाइम है, जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वेल एंड गुड, और नहीं जो पढ़े हैं उनके पास अगर टाइम है तो पढ़ सकते हैं आप लोग। अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, 1 से 1.5 महीने तक। आई थिंक 1 महीना तो टाइम है ही आप लोगों के पास। 1 महीने के अंदर आप लोग कंप्लीट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे मॉड्यूल 3 में। आप लोगों का जो एसएलएम का जो मॉड्यूल्स है उसके बेसिस में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ भी ऊंच नीच हुआ तो आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। अब आप एक देखिए मॉड्यूल 3 में क्या है। मॉड्यूल 3 में लंदन बाय विलियम ब्लेक है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है। तो इस रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस को पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लंदन बहुत इजी है, आई थिंक बहुत लोगों ने पढ़ भी चुके हैं वो लोग। तो लंदन इजी है, ग्रेजुएशन लेवल में भी ये विलियम ब्लेक का जो लंदन है इसको भी ग्रेजुएशन लेवल में आई थिंक दिया जाता है, मतलब बहुत सारे सिलेबस में इंक्लूड किया जाता है। और रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस वो लीच गैदरर का जो स्टोरी है, ठीक है। तो उसको जरूर पढ़ना आप लोग, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें मतलब रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में है। यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं लीच गैदरर के मतलब बेसिस में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मॉड्यूल 3 में रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इसको मैं रिकमेंड करूंगा ज़रूर पढ़ना। अब आते हैं यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट है कुबला खान, इसको मत स्किप करना। कोलरिज सर का कुबला खान एक मास्टरपीस है, कुबला खान ज़रूर पढ़ना, ठीक है। पीबी शैली से ज़्यादा नहीं आता क्वेश्चन में, मुझे मतलब उतना ज़्यादा मिलता नहीं है कि पीबी शैली से क्वेश्चन आए, ठीक है। और पीबी शैली देखिए, अलस्टर बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये। और अलस्टर का मतलब मटेरियल्स भी आप लोगों को गूगल में या फिर कहीं भी जगह पे आप लोगों को मिलेगा नहीं। पीबी शैली का मटेरियल्स बहुत लिमिटेड है गूगल में, तो आप लोगों को कहीं पे मिलेगा नहीं, ठीक है। तो जो भी नोट्स ग्रुप में है उनको ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर भी दिया है, और कोई इशू नहीं है। देखिए मिल ही जाएगा, आप थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, नहीं मिलता है तो मत पढ़िए। शैली से क्वेश्चन उतना आता नहीं है, ठीक है। मगर कुबला खान इज इम्पॉर्टेंट, कुबला खान पढ़िए। और मेजर ओड्स जो है जॉन कीट्स का, तो उसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। जॉन कीट्स का जितने भी ओड्स आप लोग एसएलएम में देख सकते हो, सारे ओड्स को पढ़ लो, सारे ओड्स को पढ़ लो। जितने भी 6 ओड्स है मतलब 6 के 6 ओड्स पढ़ लो, ठीक है। 6 के 6 ओड्स में कौन सा ओड्स आएगा किसी को नहीं पता, इसलिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा सारे ओड्स पढ़ लो। पहले कुबला खान को कंप्लीट करो, उसके बाद आप लोग ओड्स पढ़ो, और उसके बाद आप लोग स्कॉलर जिप्सी को हटा दो। इन मेमोरियम से क्वेश्चन आ सकता है, इसको पढ़ो, जरूर पढ़ना इन मेमोरियम, ठीक है। यूनिट 6 इन मेमोरियम जरूर पढ़ना। अब यहाँ पे चलते हैं, टेक्स्ट ऑफ एंड्रिया डेल सार्टो, ये नहीं आएगा, ठीक है। ये सारे मतलब नहीं आएगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग का ये इसमें से एनालिसिस ऑफ 2 पोएम्स जो है ना, तो यहाँ से एक पढ़ लेना आप लोग, यहाँ से मतलब एक आप लोग मतलब पढ़ लेना, यहाँ से आ सकता है, ठीक है। एक आ सकता है, मगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो मत पढ़ो, इसको हटा दो, इसके ऑल्टर में और भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कुबला खान, ठीक है, ओड्स, इन मेमोरियम हो गया, स्कॉलर जिप्सी टाइम मिले तो पढ़ लेना, बाकी इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ, उसको मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा, उसके ऑल्टर में क्वेश्चन आएगा तो उसको कर ले सकते हो आप लोग। इसको ये जो है एलिजाबेथ ब्रेड ब्राउनिंग एनालिसिस ऑफ पोएम, इसको पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। यूनिट 9 से क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप लोग पढ़ लेना और जरूर पढ़ना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये जो देख रहे हो 291 से 98 पेज के अंदर है, इस वर्क को पढ़ लेना, ठीक है। इस वर्क से क्वेश्चन आ सकता है। यूनिट 10 के बारे में बात करते हैं, क्राउड, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये नहीं आएगा क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ। और आएगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल्टर में आप लोगों को मन पसंदीदा क्वेश्चन आ जाएगा, उसको लेकर कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरे मॉड्यूल 4 के बारे में बात करते हैं। जीएम हॉपकिंस, विंडोवर से क्वेश्चन आएगा, पढ़ लेना, ठीक है। सेलिंग टू बाइजेंटियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। टीएस एलियट, वेस्टलैंड, ये तीनों पढ़ना, ये यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 ये तीनों पढ़ना। और बाकी अननोन सिटीजन से नहीं आएगा क्वेश्चन, डायलन थॉमस का भी नहीं आएगा, फर्निल से, और आई थिंक विटसन वेडिंग से आ सकता है। तो आप लोगों का
आप लोगों के पास टाइम है तो पढ़ लेना। हॉक रूस्टिंग से भी आ सकता है, तो आप लोगों के पास टाइम है तो लास्ट में पढ़ना ही लो। ये सारे पोएम्स लास्ट में पढ़ना, ये दोनों पोएम्स, ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं पेपर 2 के बारे में, जो कि एक बहुत ज़्यादा वाइटल पेपर है। पार्ट 2 में अगर मैं बोलूँ तो पेपर 5 बहुत ज़्यादा टफ होता है। पेपर 8 एंड पेपर 5 बहुत ज़्यादा टफ होता है, लॉजिकल चीज़ें वहाँ पे देखे जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे आप लोगों का पार्ट 2 में ये जो पेपर 2 है, ये भी बहुत ज़्यादा टफ है। यहाँ से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, और उन लोगों को मतलब प्रॉब्लम के साथ साथ वो लोग एनसीबी उनको मिलता है। तो यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ मत करना। मैं जैसे पार्ट 2 में बता चुका हूँ, पेपर 5 इज इम्पॉर्टेंट, कुछ छोड़ने का जगह ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा छोड़ने का कोई जगह ही नहीं है। लैंग्वेज सब्जेक्ट है भाई, लैंग्वेज मतलब है, एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज है। तो एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज में मैं नहीं बोलूँगा कि ये मत पढ़ो वो मत पढ़ो, सारे पढ़ लो। बाकी व्हाट इज़ लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज के ऊपर मैंने ऑलरेडी क्लास ले लिया है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक एनालिटिकल अपना व्यू रखा है। एक बार टेलीग्राम में भी मैं इस टॉपिक के ऊपर क्लास ले चुका हूँ। तो जो लोग थे वेल एंड गुड, उन लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, फोनेटिक, फोनोलॉजी, मॉर्फीम, मॉर्फोलॉजी, ये सारे चीज़ें यहाँ से भी मतलब क्वेश्चन आ सकता है। सिंटैक्स तो जरूर पढ़ना, ये दोनों टॉपिक जो है ना, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। देखिए स्टाइलिस्टिक्स एंड रिटॉरिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये जो मॉड्यूल 8 है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ से इस बार मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, रेटोरिक पढ़ लेना, टाइम मिले तो स्टाइलिस्टिक पढ़ लेना। रेटोरिक से क्वेश्चन आ सकता है, इस बार रेटोरिक से क्वेश्चन आ सकता है, इसको पढ़ लेना। टाइम मिले तो स्टाइलिस्टिक से पढ़ लेना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये मॉड्यूल 1 यूनिट 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल 5 में यूनिट 1 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ना, ठीक है। फोनोलॉजी, फोनीम्स, फोनेटिक्स, ये सब सारे चीज़ों को पढ़ लेना, ठीक है। किस चीज़ का इकाई क्या है, किस चीज़ का यूनिट क्या है, इसको पढ़ लेना। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंटैक्स पढ़ोगे तो मॉर्फोलॉजी, मॉर्फीम, ये दोनों मतलब देखिए, ये चारों टॉपिक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लिंक्ड है। एक टॉपिक पढ़ोगे तो दूसरा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ही, नॉलेज रहना ही पड़ेगा। तो ये चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मॉड्यूल 8 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, मगर आप लोगों को रिकमेंड करूंगा रिटॉरिक पढ़ लेना। टाइम मिला तो स्टाइलिस्टिक पढ़ना, मगर रिटॉरिक ज़रूर पढ़ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर 3, जो कि ड्रामा पेपर है आप लोगों का। बेन जॉनसन मिस्टर परफेक्शनिस्ट, उनका जो वॉल्पोने है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। रिपीट होगा इस बार, क्वेश्चन इस बार रिपीट होगा वॉल्पोने से फिर से। पिछला पिछला बार मतलब आया था क्वेश्चन, इस बार भी रिपीट होगा। वॉल्पोन पढ़ लेना, ठीक है। हैमलेट और टेम्पेस्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हैमलेट, ये मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है, हैमलेट पढ़ लेना, ठीक है। मॉड्यूल 3 में मैं बात करूं अगर, तो ब्रिटिश ड्रामा में मॉड्यूल 3 में सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है टीएस एलियट का मर्डर इन कैथेड्रल। मर्डर इन कैथेड्रल पढ़ लेना, मैन वर्सेस सुपरमैन पढ़ लेना, ये दो टॉपिक जरूर पढ़ना। टाइम बचे तो फिर जाके ये राइवल्स पढ़ना, ठीक है। मगर ये दो टॉपिक पहले टीएस एलियट पढ़ना, फिर बर्नर्ड शॉ का मैन वर्सेस सुपरमैन पढ़ना, ओके, हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं मॉड्यूल 4 में। मॉड्यूल 4 में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ऑप्शन को बात दे दो। लुक बैक इन एंगर से क्वेश्चन नहीं आएगा, वेटिंग फॉर गोडोट से क्वेश्चन आएगा। अगर लुक बैक इन एंगर से क्वेश्चन आता है तो ऑल्टर में कोई भी एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से मिल सकता है, कोई इशू नहीं है, इसको स्किप कर सकते हो। लुक बैक इन एंगर अगर आप लोगों के पास टाइम है तो पढ़ लो, नहीं है तो स्किप कर दो। जो लोग मतलब ये मैं उन लोगों के बारे में बोल रहा हूँ कि जिन लोगों का प्रिपरेशन नहीं है, अभी उन लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं उनके बेसिस में मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन आएंगे 7 क्वेश्चन यहाँ पे, इतने सारे टॉपिक्स में क्रैक करना बहुत ज़्यादा टफ है, क्या आएगा नहीं आएगा। मगर आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ, मतलब पिछला बार भी मैंने जो भी बताया था 90% कॉमन सबको मिला था। इस बार भी मैं जो बता रहा हूँ यहाँ से भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉमन आएगा। आप लोग बस फॉलो करो, आप लोगों को समझ में आएगा कि जो भी मैंने बताया था सही बताया था, ठीक है। बस भरोसा रखो, ठीक है। और टीएस एलियट का मर्डर इन कैथेड्रल यहाँ से क्वेश्चन आएगा।
बर्नार्ड शॉ का मैन वर्सेस सुपरमैन से क्वेश्चन आएगा। अगर टाइम मिले तो डाइवर्स पढ़ लेना, मगर अदरवाइज रिवील सॉरी स्किप स्किप करना, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो मॉड्यूल 4, यहाँ से सैमुअल बैकेट का गोडॉट पढ़ना, वेटिंग फॉर गोडॉट, ठीक है। लुक बैक इन एंगर पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब ये यहाँ पे आप लोग देखो पेपर 4 में टॉम जोन्स का हेनरी फील्डिंग है, एम्मा का जेन ऑस्टिन है। हेनरी फील्डिंग पढ़ना, ये पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये पढ़ लेना। और ज़्यादा मतलब ऐसा है नहीं, 11-12 पेज का ही एसएलएम है, तो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, कोई इशू वाला कुछ है नहीं, ठीक है। 11-12 नहीं, 21 तक मतलब पेजेस आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो उसका अगर आप लोग समरी वगैरह देखना चाहो, सिनॉप्सिस देखना चाहो तो देख सकते हो यूट्यूब या फिर बहुत सारी जगहों पे, मतलब है, अवेलेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के बारे में। ग्रेट एक्सपेक्टेशन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं उतना ज़्यादा कुछ देख नहीं रहा हूँ। हाँ, ये पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन बाय जेम्स जॉयस, इसको पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आप लोगों के इस मतलब एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। यूनिट 6 को आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं एमिली ब्रॉन्टे का विदरिंग हाइट्स। इसमें तो मैं क्या ही बोलूं, यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं विदरिंग हाइट्स से। जिन लोगों का यूपीएससी में मतलब पेपर है ना, इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल पेपर, तो उन लोगों का बहुत बार क्वेश्चन आता है एमिली ब्रॉन्टे का विदरिंग हाइट्स। इसको स्किप मत करना, कुछ भी हो जाए, विदरिंग हाइट्स आप लोगों को पढ़ना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है, आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, और ये आप लोग पढ़ लेना। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI लिख दो, एकदम बगल में पास में लिख दो, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का जो है नोवेल, ठीक है। नोवेल का सॉरी ड्रामा, ड्रामा हो गया, राइट, नोवेल हो गया, आई मीन नोवेल हो गया, ड्रामा नहीं, ठीक है। तो पेपर 3 में मैंने बता दिया ड्रामा पेपर में कौन से इंपॉर्टेंट है, पेपर 4 में मैंने बता दिया कि कौन से इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और सारे चीज़ों को आप लोग सही से समझो, एनालिसिस करो, अपने हिसाब से उसको पढ़कर एग्ज़ाम दो, ठीक है। आप लोग जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो सारे टॉपिक्स, अच्छी बात है, और जो लोग नहीं पढ़े हो वो लोग प्लीज़ सही से इसको पढ़ो, ठीक है। फिर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना आप लोग। अगर अच्छा लगे काम तो लाइक करना, और कुछ भी क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट भर भर के कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।